नमस्कार, मैं हूं गंगेश गुंजन। आज झारखंड की बड़ी खबरों पर एक बार नजर डालने। सिमडेगा मॉब लिंचिंग मामले में यहां के डीजीपी, झारखंड के डीजीपी को राज्यपाल ने बुलाया, तलब किया। ये कितना इम्पोर्टेंट मूव है, इसका क्या महत्व है, ये जानेंगे। हमारे साथ शाहनवाज हैं और मदन हैं, दोनों अपने अपने क्षेत्र में आज जो रिपोर्टिंग इन्होंने की है उसमें क्या बड़ी खबर आई है, क्या बड़ी बात निकल कर आई है, वो बताएंगे आपको। तो राज्यपाल ने जिस तरह से डीजीपी को बुलाया, उसके पीछे क्या आपको लगता है कि मकसद ये था कि ये मॉब लिंचिंग मामले में प्रेशर बनाया जाए, या आपको लगता है कि इसके अलावा भी कोई वजह थी जिसकी वजह से उन्हें बुलाया गया? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से ये घटना सामने आई है और उसके बाद जो यहाँ पर मुख्य विपक्षी दल है बीजेपी, उसके तरफ से लगातार ये मांग की जा रही थी कि ये इस मामले की निष्पक्ष जांच हो और सीबीआई से जांच कराई जाए। उसके बाद जो बीजेपी की प्रतिनिधि मंडल बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में वहाँ पहुँची थी, वो आकर के राज्यपाल से मिलकर एक ज्ञापन सौंपी थी। फिर उसके अगले दिन जो बीजेपी के विधायक हैं अमर बावरी, जो पीड़ित परिवार है, उनके परिजनों के साथ भी मिले थे। तब राज्यपाल को लगा कि यह मामला गंभीर है और इस विषय को की पूरी जानकारी के लिए डीजीपी को बुलाया और उन्होंने एक तौर पर संदेश भी दिया कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, ऐसी घटना फिर दोबारा न हो। एक मैसेज देने की कोशिश की गई होगी कि ये मामला गंभीर है और उसको उस तरह से ट्रीट किया जाए। जी बिल्कुल, देखिए ये पहला घटना भी है झारखंड की नज़र में। हम अगर देखें तो किसी परिजन के सामने हत्या हुई है, मॉब लिंचिंग के शिकार कई लोग हुए हैं, लेकिन इस तरह की घटना पहली घटना है कि परिजन के सामने पुलिस भी मौजूद हो और भीड़ जो है किसी व्यक्ति की पीट कर हत्या कर देती है और फिर उसको आग के हवाले कर देती है। तो इसलिए मुख्य विपक्षी पार्टी भी इस घटना को पुरजोर तरीके से उठाने की कोशिश कर रही है। साथ ही जो परिजन है वो न्याय के लिए राज्यपाल तक पहुंच चुके हैं। तो राज्यपाल ने पहली जानकारी पूरी घटना की डीजीपी को तलब करके ली है और आगे के लिए भी एक उचित एक कानून के तौर पर जो अभी राज्य में कानून बना है मॉब लिंचिंग, उसको सख्ती से लागू करने के लिए और दोबारा इस तरह की घटना ना हो, पुलिस की मौजूदगी में खास करके पुलिस की तैनाती हो, ये तमाम बातें राज्यपाल ने जरूर कही है। अब देखना होगा कि आगे इस मामले को लेकर के क्या कुछ कार्रवाई होती है। बिल्कुल। क्या मैं शाहनवाज से भी इस विषय पर एक पहली प्रतिक्रिया तो ज़रूर लूँगा। क्या मॉब लिंचिंग को लेकर जो कानून बना था और सरकार इससे बहुत खुश थी, मुख्यमंत्री ने इसका जिक्र किया था और सत्ता पक्ष बिल्कुल इसको लेकर उत्साहित था, क्या वो सारी बातें बेमानी है जब आप इस तरह की घटना देखते हैं? चूँकि मॉब लिंचिंग जो यहाँ पे हुआ, मॉब लिंचिंग जो यहाँ हुई है वो सिर्फ धर्मगत आधार पर नहीं हुई, इसके अलावा डायन बोलकर भी यहाँ मॉब लिंचिंग होती है, दूसरी तरह से सिंदरा करने की एक परंपरा रही है। तो क्या इससे इस कानून को हम कह सकते हैं कि बहुत इफ़ेक्टिव नहीं होना है, या सरकार ये कोशिश करेगी कि वो इसको एक उदाहरण के रूप में रखे और ऐसी सख्त कार्रवाई करे कि आगे भविष्य में कोई ऐसी घटना दोहरा न सके? देखिए, हम सभी जानते हैं कि झारखंड में मॉब लिंचिंग सिर्फ एक सामाजिक समस्या ना रह करके एक सियासी इश्यू भी रहा है। हमें याद है सरायकेला खरसावां में जिस तरह तबरेज़ अंसारी की हत्या हुई, उसके बाद जिस तरह सियासत शुरू हुई, पॉलिटिकल आरोप प्रत्यारोप शुरू हुए, उसके बाद रामगढ़ में जिस तरह से कलीमुद्दीन की हत्या हुई, उसके बाद जिस तरह से जो सांसद थे जयंत सिन्हा उन्होंने उनके आरोपियों को माल्यार्पण किया, उसके बाद जैसे सत्ता पक्ष और विपक्ष भी जिस तरह आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, तो कहीं वर्तमान सरकार ये बताने की कोशिश कर रही है कि हम अपने शासनकाल में उन तमाम लोगों को अपने साथ रखने के पक्ष में हैं जो लोग कहीं ना कहीं वोट देकर उनको अपने साथ अपने खेमे में रखने की कोशिश करते हैं। आपको याद होगा शीतकालीन सत्र के दौरान जितनी भी बिल पास हुए, जितनी बातें हुई, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात सरकार की ओर से, सत्ता पक्ष की ओर से ये बताने की कोशिश हुई कि हम लोगों ने जो कमिटमेंट किया था कि हम मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून लाएंगे, और उस कानून को हम लोगों ने लाया है। उन्होंने उदाहरण दिया है कि बंगाल के बाद झारखंड एकमात्र राज्य है जो इस पर सख्त कानून बनाने के लिए तैयार हुआ और वो जमीन धरातल पर उतर गया है। तो लेकिन शाहनवाज, मैं यहाँ पे थोड़ा रोकना चाहूँगा। मॉब लिंचिंग की परिभाषा सिर्फ धर्मगत नहीं है। जो मैं उस कानून को पढ़ रहा था जी, उसमें किसी भी तरह की मॉब लिंचिंग बनाए, कोई भी आदमी किसी की भी हत्या हो, अगर मॉब करती है बिना उसको उसकी सुनवाई किए, या हम कह सकते हैं कि
मॉब को तो ये भी अधिकार नहीं है भीड़ को कि वो इसकी सुनवाई करे। अगर इस तरह से भीड़ घेर कर मारती है तो उस पर यह कानून लागू होता है। क्या सरकार ये कोशिश करेगी कि सिमडेगा में जो घटना घटी है उसके ज़रिए अगर उस पर सख्त कार्रवाई करती है तो उसे ग्राउंड मिलेगा और उसे एक मैसेज कन्वे करने की स्थिति में सरकार होगी कि साहब वो इस कानून को लेकर बिल्कुल दृढ़ है, बहुत संकल्पित है। बिल्कुल, कल यही सवाल को जो झामुमो के केंद्रीय महासचिव हैं सुप्रियो भट्टाचार्य, उनसे जब हम लोगों ने पूछा कि आप सिमडेगा की घटना को उतने हल्के में लेते हैं, जबकि जो धनबाद में जो घटना घटी उसको उनका खूब महिमा मंडन करते हैं और कहीं नहीं बताने की कोशिश करते हैं कि बीजेपी के द्वारा या बीजेपी के आदेश से या बीजेपी के नेताओं की मौजूदगी में यह घटना घटी। हम लोगों ने पूछा कि सिमडेगा की घटना को लेकर सरकार ने या खासकर पार्टी की ओर से क्या कुछ रिएक्शन है या आप लोगों का क्या संकल्प है या आप लोग क्या सोचते हैं। उन्होंने कहा कि देखिए ये तो कानून व्यवस्था का इशू है और सरकार हो या जिला प्रशासन हो या पुलिस प्रशासन हो ने तत्परता से काम किया है, प्राथमिकी दर्ज की है। लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा कि बीजेपी के जो लोग हैं, बीजेपी के जो नेता हैं, वो न कहीं मॉब लिंचिंग को धर्म के आधार पर और क्षेत्र के आधार पर बांटने की कोशिश करते हैं। यही वजह है कि सिमडेगा की घटना को वो बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं, जबकि धनबाद में जो घटना घटी है उसको हल्के में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये आरोप प्रत्यारोप के बीच में ये मॉब लिंचिंग की घटनाएं शामिल हो गई हैं। मदन, क्या आपको लगता है कि ये कानून जो है इसी के बीच में घिरा रह जाएगा कि कोई अपनी पसंद के, अपने वोटर्स के हिसाब से मॉब लिंचिंग पर कार्रवाई करेगा, कोई उसका दूसरा पक्ष उसको उठाएगा तब जब उसके वोटर्स के हिसाब से या उसके जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है उसके अनुसार चलेगा, फिर तो इस कानून का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। क्योंकि अगर आप मॉब लिंचिंग जैसे अपराध को धर्म के आधार पर देखेंगे, अगर मॉब लिंचिंग जैसे, और वो भी झारखंड में, तो निश्चित रूप से इसका परिणाम कुछ नहीं निकलने वाला है। जी बिल्कुल, देखिए अगर आप एक पत्रकार के तौर पर इस मामले को देखेंगे तो स्पष्ट दिखता है कि बीजेपी या विपक्षी दल, पहले जो विपक्ष में थी, घटना सबसे हाईलाइटेड अगर झारखंड का रहा तो वो तबरेज़ अंसारी का रहा। विपक्ष पूरी तरह से बीजेपी पर हमलावर थी, कई तरह के प्रदर्शन देखने के लिए मिले थे। लेकिन अब जब सत्ता में वही विपक्ष है तो फिलहाल जो घटना घटी है और जो कानून बनाने की बात हुई थी, तो अगर उतनी ही मुस्तैदी मॉब लिंचिंग को रोकने को लेकर थी तो अभी एक्शन होना चाहिए था। लेकिन इसी बात का फ़ायदा अब बीजेपी उठाता हुआ दिख रहा है कि आप जब विपक्ष में थे तो इस तरह से मॉब लिंचिंग को लेकर के आप विरोध करते थे, लेकिन आज आपके समय में अगर जिस धर्म को लेकर के आप आवाज उठाते थे उसके विरोध में अगर मैं अभी तक की जो स्थिति बनती दिख रही है बहुत साफ है कि अगर मॉब लिंचिंग को धर्म के चश्मे से देखा गया तो यकीन मानिए कि इस कानून का रिजल्ट भी ज़ीरो होने वाला है, बहुत बड़ा ज़ीरो। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि सरकार और विपक्ष दोनों ही इस मुद्दे को लेकर संवेदनशील बने रहेंगे। दोनों का ही संवेदनशील होना ज़रूरी है, क्योंकि यकीन मानिए कि 50 लोगों की, 100 लोगों की भीड़ जब किसी की निर्ममता से हत्या करती है तो एक बेबस मौत होती है जिसमें सामने वालों को बचने का कोई रास्ता नहीं होता, वो ज़िंदगी की भीख मांगता रह जाता है और उसकी मौत हो जाती है। तो ये एक बर्बर तरीका है, इसका विरोध होना चाहिए। चलिए, ये इस खबर के अलावा जिस खबर पर हम सब की नज़र थी आज वो था कि आज जो युवा दिवस आज था स्वामी विवेकानंद की जयंती पर, तो उस पर युवाओं का रुख क्या था, इस सुखद अनुभूति के साथ हम इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे कि युवा किस तरह से उसको लेते हैं, युवा दिवस को किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं। और आपने एक अच्छा प्रयोग भी किया, लोगों से पूछा अगर आप एक दिन के मुख्यमंत्री बनेंगे, आप दोनों नहीं, तो फिर क्या रिजल्ट आया, क्या आपको सुनने को मिला युवाओं से? देखिए, ये कह देना कि युवा आज हताश और निराश है, इसमें बहुत हद तक सच्चाई है। हमने कई ऐसे युवाओं से बात की जो शिक्षित थे, बेरोजगार भी थे,
बहुत सारे ऐसे युवा से बात की जो सिर्फ साक्षर थे, उन तमाम लोगों में कहीं ना कहीं ये बात ज़रूर समझ में आई, क्योंकि तमाम लोग हताश और निराश हैं। और हताशा और निराशा सिर्फ इन 2 वर्षों में नहीं हुई है, उसके वजह से पीछे सिर्फ सरकारें नहीं है, बल्कि कोरोना काल में जिस तरह नौकरियां गई हैं, बेरोजगारी का दर बढ़ा है, उससे कहीं ना कहीं हताशा और निराशा हुई है। कई ऐसे छात्र हमसे आज मुलाकात हुए जो जेपीएससी आंदोलन में बढ़ चढ़ कर शामिल हो रहे थे, अब हालांकि उनका आंदोलन कहीं ना कहीं पटाक्षेप होता हुआ नजर आ रहा है। उन तमाम लोगों ने ये कहा कि आज हम शिक्षित हैं, उसके बावजूद भी सरकार इस स्थिति में नहीं है कि हमें रोजगार दे सके। उन्होंने ये भी कहा कि यही सरकार है जो चीख चीख कर कहती थी कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो प्रत्येक वर्ष 5 लाख नौकरियां देंगे। आज 5 लाख नौकरियां तो दूर की बात है, 5 नौकरी भी अगर बेरोजगारों को मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। साथ ही छात्रों ने यह भी कहा कि जिस तरह से नियमावली में संशोधन किया जा रहा है और जिस तरह से उसको भी राजनीति के साए में लिया जा रहा है, ये बहुत गलत बात है और उससे कहीं ना कहीं उनका मुस्तकबिल, उनका फ्यूचर बर्बाद हो सकता है। बहुत सारे छात्रों को जब हमने ये कहा कि काल्पनिक तौर पर अब अगर ये मान लें कि आपको एक दिन का मुख्यमंत्री झारखंड का बना दिया जाए तो आप क्या करना चाहेंगे, तो एक छात्र ने बहुत ही गुस्से में और बहुत ही संजीदा होकर कहा कि अगर मुझे एक दिन का मुख्यमंत्री बना दिया जाता है तो पहले घंटे में मैं ये काम करूंगा, 7वीं जेपीएससी परीक्षा को रद्द कर दूंगा और दूसरे घंटे में ये करूंगा कि झारखंड में नियुक्ति नियमावली जो बनी हुई है उसको संशोधित करूंगा और यहाँ के नौजवानों के हित में, यहाँ के लोगों के हित में बनाऊंगा। तो कई लोगों से बात हुई और कई लोगों ने अपने दर्द को साझा किया और तमाम लोगों ने यह कहा कि आज का नौजवान हताशा और निराशा के दौर से गुजर रहा है। ये सुनकर हमें भी बहुत दुख हुआ कि स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि जो नौजवान हैं, जो यंग जनरेशन है, वो कहीं ना कहीं हमारे समाज की रीढ़ होता है। वो रीढ़ अगर कमज़ोर हो जाती है तो निश्चित तौर पर हमारा मुस्तकबिल अच्छा नहीं हो सकता है। मदन, आप भी गए थे युवाओं से मिलने के लिए, उन्होंने किस तरह के प्रतिक्रिया, मैं इंटरेस्टेड इस बात को लेकर हूँ कि अगर वो एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बने, ये सवाल आप लोगों ने पूछा तो लोगों का रिएक्शन क्या था, यूथ का रिएक्शन क्या था? देखिए, सबसे जो मुझे दिखा कमी, युवाओं के पास सोच की कमी हो गई है। वो पहले से इस बारे में तो सोचा नहीं। जब किसी से हमने ये सवाल किया कि आपको अगर एक दिन का मौका मिले मुख्यमंत्री बनने का तो मैं देखूंगी, सोचूंगी। और दूसरा जो कुछ युवाओं में दिखा वो आक्रोश था सिस्टम को लेकर के, चाहे वो एजुकेशनल सिस्टम हो, चाहे वो नौकरी का सिस्टम हो, चाहे वो जो सामाजिक सुरक्षा के सिस्टम है। उन तमाम चीज़ों को लोग बदलना चाहते हैं। जो युवा की नज़र से अगर हम देखें तो उसको बदलने की बात कह रहे हैं कि अभी एजुकेशनल सिस्टम ऐसा है कि जो लोग अमीर हैं वही सिर्फ पढ़ सकते हैं, जो गरीब हैं उनको अच्छा शिक्षा नहीं मिल पाता है, सिक्योरिटी नहीं है, महिलाएं जो हैं घर से बाहर निकलती हैं वो असुरक्षित। तो तमाम वो चीज़ें हैं जो फिलहाल सिस्टम बना हुआ है, जो सरकारें चलती हैं, वो युवाओं को पसंद नहीं है। वो युवा चाहते हैं कि बेहतर ना, अगर उनको मौका मिलता है तो वो सब चीज़ को बदल देंगे। भले ही वो प्रैक्टिकल होता नहीं है, बिल्कुल, लेकिन कोशिश और लेकिन हम अपने यूथ से ये कहना चाहेंगे कि कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। निराश होने की ज़रूरत नहीं है, आक्रोशित होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बदलाव की जो आपकी चाह है उसका रास्ता आपसे होकर गुजरता है। आप उस रास्ते पर चलकर तो देखिए, सब आपके साथ हो जाएंगे। हम उम्मीद करते हैं ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगा होगा। बाइस्कोप को सब्सक्राइब करें, पसंद करें, लाइक करें और यूट्यूब और फेसबुक पर देखते रहें। बाइस्कोप हर समय खबर पे रहता है। आप कभी भी बाइस्कोप.com पे जाएंगे, आपको खबरें दिखेंगी। आप बाइस्कोप की यूट्यूब पे और फेसबुक पर लगातार देख सकते हैं अपनी खबरों को। आप उस समय जो तत्काल जो कुछ भी हो रहा है उसे अपने मोबाइल पर देख सकते हैं। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बाइस्कोप पर बने रहें। फिलहाल इतना ही, इजाज़त दें, नमस्कार।